हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है मैट्रिसेस। आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मानना है इस एक्सरसाइज से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो को बाद में जाकर देख सकते हैं। साथ में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के ऊपर भी सोल्यूशन वीडियो बना दिया है, आप उसे भी बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर मेरे आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के सोल्यूशन का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स बड़े ही आसानी से पूछ पाएंगे। आपको सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5, c इज इक्वल टू माइनस 2 5 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है a प्लस बी, सेकेंड है a माइनस बी, थर्ड है a 3a माइनस सी, फोर्थ है ab और फिफ्थ है ba। आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 2 4 3 2, दूसरा मैट्रिक्स है b, ये है 1 3 माइनस 2 5, और एक और मैट्रिक्स है c, ये है -2 5 3 4। तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इसमें मैं सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करना है। हमें क्या करना है? a प्लस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू लिख देंगे, वो है 2 4 3 2, 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू लिख देंगे 1 3 माइनस 2 5। ऐड करना है तो एलिमेंट्स डायरेक्ट ऐड होते हैं। 2 और 1 को ऐड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 4 और 3 ऐड कर दीजिए, 7 आ जाएगा। 3 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। ये a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली a माइनस बी भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो जब माइनस करेंगे तो 2 को 1 से घटाएंगे, माइनस करना है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, लिख देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिएगा माइनस वाले में लोग गलती कर देते हैं, तो कोशिश करा करिए इस तरह लिख के। मुझे मालूम है आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख के करना ज़्यादा सही रहेगा, तभी आप कैलकुलेशन से बचे रहेंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। अब देखिए 3 माइनस -2 है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा ना, तो 3 + 2 यानी 5 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 - 2 को जब माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड है 3a माइनस सी, ठीक है। तो 3a की वैल्यू अगेन दिस मैट्रिक्स जो कि है 2 4 3 2 माइनस सी मतलब ये -2 5 3 4, ठीक है। तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और फिर ये 2 यानी 6 माइनस -2 5 3 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो क्या आएगा आंसर? 6 में से माइनस करेंगे जब -2 को, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। अब फोर्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बी, यानी ए और बी मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 3 2 1 3 -2 5। देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। देखिएगा
ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 4 को जब -2 में करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे लिखेंगे 4 5 ज़ा 20, तो +20। ठीक है, तो पहले वाले रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है दूसरे रो की। दूसरा रो अब पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ वाला एलिमेंट मिल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। फिर इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी वाला एलिमेंट मिल जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, तो +10। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना है, हमें हमारा आंसर आ जाएगा। 2 और -8 करेंगे तो -6 आएगा, 6 और 28 करेंगे तो 26 आएगा, 3 और -4 करेंगे तो -1 आएगा, 9 और 10 करेंगे तो 19 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में BA को सॉल्व करना है, यानी दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, फिर बीच में प्लस 3 3 ज़ा 9, फिर इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ज़ा 4, प्लस 3 2 ज़ा 6, फिर अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 2 में करेंगे तो -4 आएगा, बीच में प्लस 5 को 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब -2 को 4 से करेंगे तो -8 आएगा, प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 9 2 11, 4 6 10, -4 + 15 ये 11 हो जाएगा, -8 + 10 ये 2 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें सारे चीज़ों को कंप्यूट करना है, जिसमें पहला चीज़ है इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इस A को A से ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2A आ जाएगा, इस B को B से ऐड करेंगे तो 2B आ जाएगा, इस -B को B से ऐड करेंगे तो कट के 0 हो जाएगा, इस A को A से ऐड करेंगे तो 2A आ जाएगा, सिंपल। अब सेकंड वाले में इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, ये भी आसान है। देखिए क्या आएगा, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा A² + B² + 2AB। इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से ऐड करेंगे तो आएगा B² + C² + 2BC। इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से ऐड करेंगे तो A² + C² - 2AC आएगा, क्योंकि माइनस आगे। इसको इससे ऐड करेंगे तो आएगा A² + B² - 2AB। ठीक है, अब देखिए A² + B² + 2AB है ना, तो ये तो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा, ये A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए B² C² + 2BC है, तो ये B + C का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A² + C² - 2AC है, तो A और -C का स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखिए A² + B² - 2AB है, तो A और B इन्वॉल्व है ना, तो A - B का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये स्क्वायर में बदलना जरूरी है, तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्या आप 4 + 3 लिख के छोड़ सकते हैं, इसे आप 7 लिखेंगे ना, उसी तरह अगर आप यहीं तक रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लर्न है, तभी आप यहाँ पे रुक गए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहता है कि क्या आप ये सब फॉर्मूले भूले तो नहीं हैं। अब थर्ड पार्ट में देखिए इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, देखिए सिंपल है। -1 को 12 से ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 4 को 7 से ऐड करेंगे तो भी 11 आएगा, -6 को जब 6 से ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन अलग अलग है। ठीक है, साइन अलग अलग है तो कट के 0 हो जाएगा। 8 को 8 से करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 0 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 16 को 5 से ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा,
5 को 4 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा तब। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे ऐड। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से ऐड हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से ऐड हो जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से ऐड हो जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से ऐड हो जाएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 होती है, आप लोगों ने ये 11th या 10th में पढ़ा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में भी टोटल 5 पार्ट्स हैं, पांचों पार्ट्स में बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करना है यानी कैलकुलेट करना है, और जिसमें पहला पार्ट में हमें इन दोनों 2x2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो जब a को a में करेंगे मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर आएगा, b को b में करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा। अब जो फर्स्ट रो है उसे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को जब माइनस b में करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, फिर बीच में प्लस, इस जब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b a आएगा, ठीक है। फिर इस सेकंड रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे, तो जब पहले कॉलम से करेंगे तो माइनस बी को a से करेंगे तो माइनस बी ए आएगा, a को b से करेंगे तो प्लस ए बी आएगा, है ना, साइन का ध्यान रखते हुए, ठीक है, साइन गलती ना कीजिएगा। अब ये जो सेकंड रो है इसे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, a को जब a से करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर आएगा, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है माइनस ए बी, यहाँ पे लिखा है प्लस बी ए, प्लस बी ए को भी तो हम लोग उल्टा करके ए बी लिख सकते हैं, तो दो चीज़ें अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये कट जाएंगी। यहाँ पे भी देखिए माइनस बी ए और ए बी, तो ये भी कट जाएगा, तो ये दो जगह जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। कितने रो हैं यहाँ पे, 3 रो है ना, कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो मैंने क्या बताया था, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, रो को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, कॉलम से। तो पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे ना, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, और कोई एलिमेंट तो है नहीं इस वाले कॉलम में। अब पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, तो 1 को 3 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर पहले वाले रो को तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 2 जा 6, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 3 3 जा 9, थर्ड रो को फोर्थ कॉलम के साथ 3 4 जा 12। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वाले पार्ट में हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वही नियम कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा भाई, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -2 को जब 2 से करेंगे तो -4 आएगा। अब दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो 1 को जब 2 में करेंगे तो 2 आएगा, -2 को 3 में करेंगे तो -6 आएगा। अब थर्ड कॉलम की बारी, तो 1 को 3 में करेंगे तो 3 आएगा, -2 को 1 में करेंगे तो -2 आएगा। सिंपल। देखिए ये कैलकुलेशन बहुत आराम से करिएगा, है ना, जल्दी में करेंगे तो आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगा। मैंने पहले वाले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे रो की बारी, ठीक है,
तो इस 2,3 को मैं जब इस 1,2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम की बारी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इस थर्ड कॉलम की बारी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1 -4 क्या आएगा -3, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 8 13 और 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मैट्रिक्स है और ख़तरनाक भी है, तो ऐसे मैट्रिसेस को बड़े ही आसानी से मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें बहुत ही संभल के मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो बहुत लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें प्रॉब्लम करेगा आपको। देखिए क्या मैंने बताया था, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। सबको प्लस साइन लगाते हुए लिख देना है। पहले वाले कॉलम से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे कॉलम की बारी, 2 को -3 से करेंगे तो -6 आएगा, 3 को 2 करेंगे तो +6 आएगा, 4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम की बारी, तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा, प्लस 4 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा, है ना। अब पहले रो को तो मैंने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 5 3 ज़ा 15। तो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे कॉलम की बारी, है ना। 3 -3 तो -9, 4 2 ज़ा 8 तो +8, 5 0 ज़ा 0 तो +0। फिर थर्ड कॉलम की बारी, यानी इसकी बारी, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब थर्ड रो की बारी, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 0 ज़ा 0 प्लस 6 3 ज़ा 18। अब दूसरे कॉलम की बारी, यानी इसकी बारी, 4 3 ज़ा -12 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 0 ज़ा 0। अब तीसरे वाले कॉलम की बारी, तो 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 5 ज़ा 30। अभी जो भी कैलकुलेशन आया है इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 12 करने पे 14 आएगा, -6 + 6 कैंसिल तो 0, 10 12 20 करने पे क्या आएगा 42, है ना। 3 15 जोड़ने पे 18 आएगा, -9 + 8 करने पे -1 आएगा, 15 16 कितना हुआ 31, 31 में 25 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22, -12 + 10 करेंगे तो -2, 20 20 40 और 30 70। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करिएगा, आराम से करिएगा। अब देखिए इस बार हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से वही नियम, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 को 1 में करेंगे तो क्या आएगा भाई 2 आएगा, इस 1 को -1 करेंगे तो -1 आएगा, तो पहला एलिमेंट मिल गया। अब भाई दूसरे कॉलम की बारी, तो 2 को 0 में करिए तो 0 आएगा, 1 को 2 में करिए तो 2 आएगा, तो +2। तीसरे कॉलम की बारी, 2 को 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर अब सेकेंड रो की बारी है मल्टीप्लाई करने की, तो इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 1 ज़ा 3, 2 -1 ज़ा -2। दूसरे कॉलम की बारी, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब तीसरे कॉलम की बारी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो दूसरे वाले रो को भी मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरे रो की बारी, पहले कॉलम के साथ, तो -1 1 ज़ा -1, इस 1 को -1 में करेंगे तो -1 ही आएगा,
फिर इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 0 जा 0, 1 2 जा 2। अब इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 1 जा -1, 1 1 जा 1, सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ये 2 3 1 4 5 -2 2 0, आंसर हो जाएगा ये हमारा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बारी है। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 2 जा 6, -1 को 1 में करेंगे तो -1, 3 को 3 में करेंगे तो +9। दूसरे कॉलम की बारी, 3 को -3 में करेंगे तो -9, -1 को 0 में करेंगे तो +0, 3 को 1 में करेंगे तो +3। ठीक है, पहला रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 2 जा -2, 0 1 जा 0, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 को -3 में करेंगे तो +3, 0 को 0 से करेंगे तो +0, 2 को 1 में करेंगे तो +2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 14 आएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, -6 आएगा। इसको भी ऐड कर लीजिएगा, 4 आएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 6 क्वेश्चंस डिफाइन किए गए थे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे। अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को बार बार लगाते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, अगर इन 6 क्वेश्चंस को आप बार बार लगाएंगे तो। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन कंप्यूट A प्लस B, B माइनस C, ऑल्सो वेरीफाई A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखिए कैसे, सॉल्यूशन देखिएगा। हमें निकालना है A प्लस B। क्या निकालना है? A प्लस B। तो इस 1 को 3 से जोड़ देंगे, क्या आएगा भाई? 4 आएगा। 2 को -1 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा। -3 को 2 से जोड़ेंगे तो -1 आएगा। अब मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 को 5 से जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इस 1 को 2 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा। -1 को 0 से जोड़ेंगे तो -1, 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4। तो ये A प्लस B की वैल्यू आ गई। अब B माइनस C की वैल्यू निकालनी है, यानी इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से माइनस करना है। 3 को 4 से घटाएंगे, इस 3 को 4 से घटाएंगे, क्या आएगा? -1 आएगा। -1, इस -1 को इस 1 से घटाएंगे, देखिए क्या होगा। यहाँ पे -1 है, ये 1 है, और इनको माइनस करना है ना, तो -1 क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो इस 1 के आगे माइनस होगा, है ना। इस 2 को 2 से घटाएंगे तो ऑब्वियस बात है 0 आ जाएगा। 4 को 0 से घटाएंगे तो 4 आएगा। 2 को 3 से घटाएंगे, 2 को 3 से घटाएंगे तो 2 - 3 दैट इज -1। 5 को 2 से घटाएंगे तो 3 आएगा। 2 को 1 से घटाएंगे तो 1 आएगा। 0 को जब -2 से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस और फिर ये -2, ठीक है ना। 0 माइनस करने प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, 3 को 3 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सिंपल। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लिख के करिए, फिर हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट करने की। अब हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS क्या है आपका? A प्लस B माइनस C। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है आपकी दिस मैट्रिक्स, मैं लिख दे रहा हूँ इसे, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब कई महान लोग B माइनस C वापस कैलकुलेट करेंगे। क्यों करना भाई? B माइनस C आप लोगों ने निकाल लिया है, यही तो है B माइनस C, तो डायरेक्ट B माइनस C की वैल्यू पुट करिए ना, क्यों वापस निकालने जाएंगे? तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, क्यों वापस निकालना भाई? B और C को आप पहले ही घटा चुके हैं और यही तो आंसर आया था, तो इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्या जाएगा भाई? 1 को -1 से ऐड करेंगे तो 0, 2 को -2 से ऐड करेंगे तो भी 0, -3 को 0 से ऐड करेंगे तो -3, 5 को 4 से ऐड करेंगे 9,
ठीक है। 0 को -1 से ऐड करेंगे तो -1, 2 को 3 से ऐड करेंगे 5, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2, -1 को 2 से ऐड करेंगे तो 1, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो भी 1। आई बात समझ में? यह आया हमारा LHS। अब RHS की बारी, ये RHS है, ठीक है। RHS ले लेते हैं, क्या है, A प्लस B एक ब्रैकेट में -C, तो A प्लस बी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो मैं सीधे रख रहा हूँ ये मैट्रिक्स, A प्लस बी की जगह मैं सीधे ये मैट्रिक्स रख रहा हूँ, दैट इज 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है, बीच में माइनस, C की वैल्यू थी ये वाली मैट्रिक्स, यानी 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, है ना। अब इन दोनों को घटाना है, 4 को 4 से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 को 1 से घटाएंगे तो भी 0 आएगा, -1 को 2 से घटाएंगे, -1 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, तो -1 को जब -2 करेंगे तो -3 आएगा, है ना। अरे भाई यहाँ -1 था, ये माइनस तो बीच में माइनस, फिर ये 2, -1 -2 क्या होगा, -3 होगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा कि -1 आएगा, -1 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, -1 से -2, देखिए क्या है, -1, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ -2, ये माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, तो -1 + 2 यानी 1, 4 को 3 से घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स आया है क्या ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो LHS बराबर RHS तो आ गया, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। 5th क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, 3A - 5B को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 3 इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स, यानी 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ठीक है, फिर -5B यानी ये वाला मैट्रिक्स, यानी 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, ठीक है। तो जब आप इस 3 को इस 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा तो बचेगा 2, फिर इस 3 को 1 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर इस 3 को 5/3 में करेंगे तो फिर 5 मिलेगा हमें, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। सिमिलरली जब इस 3 को 1/3 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 2/3 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 4/3 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 7/3 में करेंगे तो 7, 3 को 2 में करेंगे तो 6, 3 को 2/3 में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें 2 मिलेगा, है ना, माइनस इस 5 को 2/5 में करेंगे तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 मिलेगा हमें, 5 को 3/5 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 5 को 1 में करेंगे तो 5 मिल जाएगा, है ना, 5 को 1/5 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 मिलेगा, 5 को 2/5 में करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 7 6 2 मिलेगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। अब इसे आप माइनस भी कर सकते हैं, क्या आएगा भाई माइनस करने के बाद, 2 को 2 से घटाइए 0, 3 को 3 से घटाइए तो भी 0, 5 को 5 से घटाइए तो भी 0, 1 2 4 1 2 4 तो फिर से 0 0 0, 7 6 2 7 6 2 सब 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, इसे हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो cos थीटा को जब cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos थीटा को sin थीटा में करेंगे तो cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा को माइनस sin थीटा से करेंगे तो माइनस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा को cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। ये हमें मिलेगा फाइनली जब आप इस cos थीटा को इन चारों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब sin थीटा को इन चारों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है, तो sin थीटा को sin थीटा से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा को माइनस cos थीटा से करेंगे तो माइनस cos थीटा sin थीटा, sin थीटा को cos थीटा से करेंगे तो
साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये से ये कट जाएगा तो 0, ये से ये कट जाएगा तो भी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब 7th वाले में 2 पार्ट हैं, हमें कैपिटल X और कैपिटल Y मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। इतना आसान है ना कि कई लोग फालतू में इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए पहला मैं पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे x प्लस वाई इजल टू दिया हुआ है 7025, ठीक है। और x माइनस वाई दिया है, मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ x माइनस वाई इजल टू 3003, ठीक है। अब जरा सोचिए इन दोनों इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा। ये प्लस वाई और ये माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, x और x मिलके क्या मिल जाएगा 2x इजल टू, ये दोनों मैट्रिसेस भी तो आपस में ऐड होंगे, तो ये 7 इस 3 से ऐड होगा 10 हो जाएगा, 0 0 से ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, 2 जो है वो 0 से ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 5 जो है वो 3 से ऐड होगा 8 हो जाएगा। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो x इजल टू क्या हो जाएगा 1/2 10 0 2 8, ठीक है। तो x इजल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट को, तो 5 0 1 4 है ना भाई। 10 को 2 से करेंगे 5 आएगा, 0 को तो 0 ही आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करना है, डिवाइड हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि 1/2 है। गलती से इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये 2 नीचे है तो मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। ये 1/2 मतलब सबको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, यही लोग गलती कर देते हैं ऐसे वाले स्टेप्स में। अभी तो ये x की वैल्यू आई है, अब हमें y भी निकालना पड़ेगा, यानी y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो x प्लस वाई है 7205 के इक्वल है, इस x को उधर भेज देंगे तो y इजल टू 7025 माइनस x हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें पता है ये वाली मैट्रिक्स, तो इस x की जगह मैं ये वाला मैट्रिक्स रख दूंगा 5014, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरा वाला पार्ट 2x प्लस 3y इजल टू दिस, 3x प्लस 2y इजल टू दिस। फिर से भाई 2x प्लस 3y इजल टू दिस मैट्रिक्स 2 3 4 0। फिर ये वाला मैट्रिक्स नीचे लिख देंगे 3x प्लस 2y इजल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब देखिए इस टाइप के आपने लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में सॉल्व किए होंगे। मैं इस x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूँ, मानी ये और 2 और ये 3 को सेम बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा, इस x के आगे 3 है ना, इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x के आगे 2 है इसे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, प्लस 3 को जब 3y से करेंगे तो 9y आएगा, इजल टू 3 को जब इन दोनों या फिर इन दोनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 9 12 0, ठीक है। इस 2 को 3x में करेंगे तो 6x आएगा, प्लस 2 को 2y में करेंगे तो 4y आएगा, इजल टू 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इस 2 को -2 से करेंगे तो -4 आएगा,
2 को -1 से करेंगे -2 आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब देखिए 6x यहाँ पे भी है, 6x यहाँ पे भी है। अब मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y और यहाँ पे माइनस है 4y, 9y में से 4y घटाएंगे तो 5y आएगा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का ध्यान दीजिएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से -4 करेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि 9 है यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस मिलके प्लस, 9 और 4 13 हो जाएगा। 12 में से -2 करेंगे तो 12, ये माइनस मिलके प्लस, तो 12 + 2 14 हो जाएगा। सिमिलरली 0 और ये माइनस और ये 10 तो -10 आएगा। तो ये 5y की वैल्यू आई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 2 13 14 -10, है ना। तो 1/5 मतलब सबको 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 -10/5, तो -10/5 तो 2 आ जाएगा, या कहें -2 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू है। अभी x की भी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, ये y की वैल्यू आई है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × x + 3 × y, यानी इस y वाले में 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6/5 39/5 42/5, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -6। मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे 3y लिखा हुआ था 3y, तो मैंने ऑलरेडी इस वाले में 3 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, y की वैल्यू पुट करके मैंने 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है, याद रखिएगा, इक्वल टू 2340 2340। ठीक है, तो अब अगर इस x की वैल्यू को निकालना है तो इस मैट्रिक्स को उधर ले जाना होगा, तो ये 2 × x इक्वल टू 2340। ये मैट्रिक्स जब उधर जाएगा यानी इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो -6/5 39/5 42/5 -6। ठीक है, तो 2x इक्वल टू पता है क्या आएगा, 2 को जब 6/5 से घटाएंगे तो आप लोग घटा लीजिएगा 4/5 आएगा। 3 को जब 39/5 से माइनस करेंगे तो -24/5 आएगा। आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 4 को जब 42/5 से माइनस करेंगे तो -22/5 आएगा, और जब 0 को -6 से घटाएंगे तो ये माइनस मिलके +6 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक स्टेप कैलकुलेट करके आपको बताने लगा तो फिर एक एक वीडियो 2-2 3-3 घंटे के जाएंगे, है ना। तो मैं ये तो मान सकता हूँ कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो इस 2 को मुझे उस साइड भेजना होगा। कैपिटल एक्स इक्वल टू 1/2, ठीक है, जाएगा 4/5 -24/5, इधर हो जाएगा -22/5 6। तो ये जो 2 है जो कि 1/2 है, ये सबके नीचे आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2/5, फिर 2 12 ज़ा में तो -12/5, 2 11 ज़ा में तो -11/5, और यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। तो ये रही x की वैल्यू। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। यही हमारा आंसर है। लेंदी था, कैलकुलेटिव था, लेकिन आसान था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। जैसे आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह का क्वेश्चन है, बस मैट्रिसेस के फॉर्म में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड 2x + y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें दिया है 2x + y, ये जो है 1 - 3 0 2 इसके इक्वल है। y की वैल्यू हमें पता है तो मैं रख दे रहा हूँ y की वैल्यू 2x + 3 1 2 4 इज इक्वल टू
1 माइनस 3 0 2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस मैट्रिक्स को उधर भेजना होगा, तो 2x इजल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 को 3 से घटाएंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 आएगा। 0 को माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2, माइनस 3 को माइनस करेंगे 1 से तो माइनस 4 आएगा, 2 को माइनस करेंगे 4 से तो माइनस के 2 आएगा। अब 2 से डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट को, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में x के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी -1 -1 -2 -1। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं है अंदर, तो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। प्लस y 0 1 2 और इधर है 5 1 6 8, ठीक है। तो 2 और y को तो जोड़ नहीं सकते, तो 2 प्लस y लिख देंगे। 6 और 0 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 0 और 1 को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 2x और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 5 1 6 8। अब ये एलिमेंट इसके बराबर होगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2x प्लस 2 8 के इक्वल हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 8 के इक्वल है, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू आ गई। 10th क्वेश्चन में भी हमें x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, तो 2 अंडर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x 2z 2y 2t आ जाएगा। इसमें 3 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 -3 0 6, इसमें भी 3 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 15 12 18, है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 होगा, 2y प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 मतलब है ही नहीं, 2t प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 9 15 12 18। तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। 2x प्लस 3 9 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, 3 आएगी, ठीक है, क्योंकि 3 2 6 प्लस 3 9 होता है। ये चीज़ इसके इक्वल होगी, 2z माइनस 3 15 के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 9 आएगा। फिर 2y 12 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। 2t प्लस 6 18 के इक्वल होगा, ये t है ध्यान दीजिएगा, 2t प्लस 6 18 के इक्वल होगा, 2t प्लस 6 18 के इक्वल होगा, तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो x y z की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब ये इक्वेशन मैं सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज़ है, ये तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। नहीं तो अभी तक मैं जो बता रहा था वो भी आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप ये सब नहीं निकालना जानते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर से भाई इस x को 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई, 2x 3x प्लस इस y को इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस y, और इस y को 1 में करेंगे तो y आ जाएगा। इधर दिया है 10 और 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस y 3x प्लस y, उधर हो जाएगा 10 5। तो बेसिकली हमें ये चीज़ इसके इक्वल मिल जाएगी, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये चीज़ इसके इक्वल 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तुरंत ऐड कर दीजिए, ये माइनस वाई से y कट जाएगा, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, ठीक है। y की वैल्यू माइनस के 4 आएगी, याद रखिएगा, -4।
है ना, और x की वैल्यू 3। सिंपल है। 12th वाले में हमें दिया है कि ये चीज़ इन दोनों के सम के इक्वल है, तो हमें x, y, z और w की वैल्यू निकालनी है। 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या, 3x 3y 3z 3w, ठीक है, इजगल टू, इधर ऐड करेंगे तो x और 4 आपस में ऐड होंगे तो x + 4, 6 और x + y आपस में ऐड होंगे तो 6 + x + y, -1 और z + w ऐड होंगे तो -1 + z + w, 2y और 3 ऐड होंगे तो 2w + 3 हो जाएगा। ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी, 3x = x + 4, तो इस x को इधर लेके आइए तो माइनस होकर 2x दे देगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू तो तुरंत ही मिल गई। 3y इसके इक्वल होगा, तो 3y = 6 + x + y, तो y को इधर लेके आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 2y = 6 + x की वैल्यू 2, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ईजी। फिर अब देखिए 3z जो है वो इसके इक्वल होगा, 3w इसके इक्वल होगा, तो पहले 3w को इसके इक्वल कर लेते हैं क्योंकि w का मान तुरंत निकल जाएगा। 3w = 2w + 3, तो इसको इधर लेके आइए, तो 3w में से 2w जब घटाएंगे तो w आएगा = 3, w की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3z को इसके इक्वल कर दीजिए, 3z को इक्वल कर दीजिए -1 + z + w के, इस z को उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2z मिलेगा = -1 + w की वैल्यू 3, तो -1 + 3 करने पे 2 आएगा, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिंपल, ईजी। अब देखिए 13th वाले क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक fx है जो कि इस मैट्रिक्स के इक्वल है, हमें दिखाना है fx fy इक्वल होगा fx + y के। तो fx मतलब ये, जैसे हमें fx fy कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, मैंने LHS सॉल्व करना शुरू किया है, ये LHS है, ठीक है, fx fx मतलब दिस मैट्रिक्स cos x - sin x 0 sin x 0 cos x 0 0 1। fy मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा, तो cos y - sin y 0 0 1, है ना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें y करना है, sin y cos y 0 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। cos x को मैंने क्या दिया था, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos x को cos y से करेंगे तो cos x cos y मिल जाएगा, माइनस sin x को जब sin y से करेंगे तो माइनस sin x sin y मिल जाएगा। 0 को 0 से मत मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। अब इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x को माइनस sin y से करिए तो माइनस cos x sin y आ जाएगा। इस माइनस sin x को cos y से करिए तो माइनस sin x cos y आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन इसका टफ हो सकता है। अब इस थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो cos x को 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस sin x को 0 से करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस 0 को 1 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही आएगा इधर, ठीक है। ये लास्ट वाला एलिमेंट 0 होगा, है ना, या मैं इसे और दूर बना के लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। अब आई थिंक आपको दिख रहा हो। तो मैंने फर्स्ट रो को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, या कहें तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो sin x cos y cos x sin y प्लस cos x sin y, फिर ये 0 और ये 0, कोई मतलब नहीं। फिर इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ यानी इसके साथ, तो sin x माइनस sin y, तो ये हो जाएगा माइनस sin x sin y। इस cos x को cos y से करेंगे तो प्लस cos x cos y, इस 0 को 0 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x को 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं, cos x को 0 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को 1 से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टोटल आंसर 0 आएगा, है ना, ठीक है। तो मैंने सेकेंड रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 को जब cos y से करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस 0 को sin y से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को 0 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 को जब sin y से करेंगे तो भी 0, 0 को cos y से करेंगे तो भी 0, 1 को 0 से करेंगे तो भी 0, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब इसके साथ तो 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 0 से करेंगे 0, इस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी इस बार यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अच्छा, cos x cos y माइनस sin x sin y, इसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा। cos x प्लस y का फॉर्मूला है, ये माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस cos x sin y है, माइनस sin x cos y है। मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस बदल जाएगा ना, दोनों के पास माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, cos x sin y प्लस sin x cos y, मैं इसे उल्टा करके लिख दे रहा हूँ। जैसे ये cos x sin y है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो sin x cos y, और जो यहाँ पे था मतलब जो पहले था, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो हो जाएगा cos x sin y, और ये किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस y का फॉर्मूला है, और उसके आगे माइनस, तो माइनस sin x प्लस y, और ये 0। ठीक है, ये देखिए ये तो इजी है, sin x cos y प्लस cos x sin y, तो ये तो क्लियरली sin x प्लस y का फॉर्मूला है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने उल्टा किया था, मतलब इसको पहले और इसको बाद में लिखा था, तो यहाँ पे भी तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, cos x cos y माइनस sin x sin y, उल्टा करके लिख दिया, और ये अगेन फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ 0 0 1, क्लियरली आप देख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ये मैट्रिक्स एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस वाई मतलब क्या है, जहां जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस वाई आ गया है। देखिए यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, तो आ तो गया है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का, ये इस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों मैट्रिसेस का जो भी प्रोडक्ट आएगा और इन दोनों मैट्रिसेस का जो भी प्रोडक्ट आएगा दिखा देंगे वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 5 2 ज़ा 10, फिर -1 3 ज़ा -3, फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे 5 1 ज़ा 5, -1 4 ज़ा -4, दो एलिमेंट मिल गए। फिर अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, प्लस 21। अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, प्लस 7 4 ज़ा 28। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग सेकंड प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, प्लस 1 6 ज़ा 6। अब इस वाले रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 -1 ज़ा -2, 1 7 ज़ा 7, तो प्लस 7। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 5 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, प्लस 24। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -1 ज़ा -3, प्लस 4 7 ज़ा 28, क्या आएगा, 10 और 6 16, -2 प्लस 7 5 आएगा, 15 और 24 क्या आएगा, 39, और -3 प्लस 28 क्या आएगा, 25। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें अभी एक और पार्ट है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लीजिए तब तक। सेकंड पार्ट में हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये इक्वल नहीं होगा इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके आंसर के साथ। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा,
1 -1 जा -1, 2 0 जा 0, तो उसको तो लिखेंगे नहीं, 3 2 जा 6 प्लस 6, ठीक है। सेकेंड कॉलम के साथ तो 1 1 जा 1, 2 -1 जा -2, 3 3 जा 9, तो प्लस 9। अब थर्ड कॉलम के साथ तो 1 0 जा 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2, फिर 3 4 जा 12, तो प्लस 12। तो पहले वाले रो को मैंने तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरे वाले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को जब -1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को जब 0 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 0 को 2 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फाइनली आंसर 0 आएगा, है ना। अब सेकंड वाले कॉलम के साथ तो 0 को 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, इस 0 को 3 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड वाले कॉलम के साथ तो 0 को 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को 1 से तो 1 आएगा, इस 0 को 4 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया है तीनों कॉलम के साथ। अब थर्ड रो की बारी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -1 जा -1, 1 0 जा लिखने की जरूरत नहीं है, 0 2 जा वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड कॉलम के साथ तो 1 1 जा 1, 1 -1 जा -1, 0 3 जा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ तो 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, फिर 0 4 जा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, -1 + 6 करने पे 5 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 14, 0 -1 1, यहाँ पे जाएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो -1 1 जा -1, 1 0 जा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 जा 0, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1 2 जा -2, 1 1 जा 1 प्लस 1, 0 1 जा 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब थर्ड कॉलम के साथ तो -1 3 जा -3, 1 को 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को 0 से करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 1 जा 0, -1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम के साथ तो 0 2 जा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, -1 1 जा -1, 1 1 जा 1 प्लस 1, ठीक है। अब थर्ड कॉलम के साथ तो 0 3 जा 0, -1 और 1 इन दोनों जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी ये दोनों इन दोनों 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनली आंसर तो 0 ही आएगा ना। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 4 1 जा 4, प्लस 4, ठीक है। अब सेकंड कॉलम के साथ 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 3, 4 1 जा 4 प्लस 4, ठीक है। अब लास्ट वाला कॉलम 2 3 जा 6, और 3 और 4 को जब 0 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -3, 1 0 0 6 11 6। क्लियरली दिख रहा है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, हेंस प्रूव्ड। अब 15th क्वेश्चन में हमें a² - 5a + 6i की वैल्यू निकालनी है। a² पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हमें सिर्फ a गिवन है, a² मतलब 2 बार a यानी a × a, तो यानी हमें स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, यानी 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी के साथ, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फिर से भाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4। अब ये 0 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 1। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 1 जा 0, 1 -1 जा -1, ठीक है। फिर अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, 1 0 जा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अब इस सेकेंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2,
3 वन ज़ा 3, ये 3 है, 3 वन ज़ा 3 प्लस 3, तो 4 2 6 6 3 9 आएगा। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, फिर 3 माइनस 1 ज़ा -3, और 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 + 3 करने पे 5 आएगा। ठीक है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 ज़ा 2, -1 2 ज़ा -2, और 0 1 ज़ा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 -2 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 ज़ा 0, -1 ज़ा -1, 0 1 ज़ा 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर -1 आएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, -1 3 ज़ा -3, 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये है ए स्क्वायर की वैल्यू। इस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक है, फिर -5 ए मतलब 2 0 1 2 0 1 2 1 3, 1 -1 0 1 -1 0। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। 6i मतलब 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस -5 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, या कहें 5 को, है ना, तो ये हो जाएगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 2। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। मैं 5 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 2 ज़ा 10, 0 रहेगा, ये 1 की जगह 5 हो जाएगा, 10 5 15, 10 5 15, मैं बस 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 5 1 ज़ा 5, -5, यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसमें 6 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, क्या आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, है ना। अब ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ -10 है, यहाँ 6 है, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, और उसमें से जब 10 घटाएंगे तो 1 आएगा। -1 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 है तो -1 ही आंसर आएगा। 2 और 5 को घटाएंगे तो -3 आएगा, और यहाँ 0 है तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 9 में से 10 घटाएंगे -1 आएगा, और उसको 0 से जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा। -2 को -5 से घटाएंगे तो -7 आएगा, -7 में 6 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। 5 में से 15 घटाएंगे तो -10 आएगा, और उसमें 0 जोड़ेंगे तो -10 ही रह जाएगा। 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 में से माइनस करेंगे -5 को, ध्यान से देखिए, -1 है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, +5, और यहाँ पे 0 है तो +0, तो -1 + 5 करने पे 4 आएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, कुछ है नहीं, वही क्लास 6 में जो एडिशन सब्सट्रैक्शन करते थे ना, वही है। जो क्लास 6 में आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते थे वही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन। अगर आप गलत करेंगे फिर पछताएंगे आप, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स में आता है, और इसमें अगर आप गलती कर देंगे तो सोचिए हार्ड वाले चैप्टर्स में क्या करेंगे फिर, है ना। ये इजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। अब 2 में से 0 घटाइए, 0 रहेगा, और 6 जोड़ दीजिए, 4 आएगा। तो जब हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू o। ये 0 नहीं है, o है, o मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, हमें a³ और a² दोनों कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले a² कैलकुलेट करेंगे, a² मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 +4, और 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा।
ठीक है। अब सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, तो सब कुछ 0 ही आएगा, है ना। फिर इसके साथ तो 1 2 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, तो +6 और 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। फिर अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 1 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, तो सिर्फ 2 आएगा। अब इसके साथ 0 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 3 ज़ा 3, 2 + 3 5 आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, +6 और 6 + 2 करने पे 8 आ जाएगा। ठीक है। अब इससे करेंगे इस वाले कॉलम से, तो 2 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, तो सब कुछ 0 फिर से आ जाएगा। अब इस वाले कॉलम के साथ 2 2 ज़ा 4, 4, फिर 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, तो +9, और 9 + 4 करने पे 13 आ जाएगा। ठीक है। ये आया ए स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आया, ए स्क्वायर। अभी हमें ए क्यूब भी निकालना है, तो ये स्क्वायर है, तो ए क्यूब निकालने के लिए इसी को हम लोग वापस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से ही कर देंगे। तो ए 1 0 2, 0 2 1, 2 0 3, है ना। जैसे ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। ये जो आया है वो ए स्क्वायर है और ये ए है, तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। सही बात है। ठीक है। जैसे इन दोनों को कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो ये आया है। ठीक है। दिस 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है, ये आया है। अब हम लोग ए क्यूब निकालेंगे, तो उसके लिए फिर वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 0 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, तो +16, और 5 और 16 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, तो सब कुछ 0 आ जाएगा। अब इसके साथ 5 2 ज़ा 10, 0 1 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24, ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, तो 10 + 2 करने पे 12 आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, फिर 5 0 ज़ा 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस 4 1 ज़ा 4, प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 और 8 जोड़ेंगे, ये 4 4 8, और 15 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है। ये सेकेंड रो का भी मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम के साथ हो गया। थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, तो 8 1 ज़ा 8, फिर 0 0 ज़ा 0, 13 2 ज़ा 26, 8 और 26 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है। अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 13 0 ज़ा 0, फिर सब 0। अब इसके साथ 8 2 ज़ा 16, प्लस 0 1 ज़ा 0, 13 3 ज़ा 39। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। तो ये आया ए क्यूब। ठीक है, ये क्या आया, ए क्यूब। आप इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं चीज़ें मिटाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास ए स्क्वायर और ए क्यूब आ चुका है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एलएचएस में। ठीक है, एलएचएस में वैल्यू पुट करेंगे। पहले ए क्यूब रखना है, ए क्यूब मतलब ये वाला मैट्रिक्स, तो 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55। ठीक है, ये मिला हमारे पास ए क्यूब।
फिर माइनस 6 a स्क्वायर मतलब दिस 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। फिर प्लस 7a भी है, a मतलब दिस, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। प्लस 2i भी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय i यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो 6 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 8 का 48 हो जाएगा, 6 का जब 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, 6 में 4 का करेंगे 24, और 6 को 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, 6 को 8 में करेंगे तो 48, 0 में करेंगे 0, और 13 में करेंगे 78 हो जाएगा। 7 का जब 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये सब आएगा ना। फिर इस 2 में करेंगे तो भी 14 आएगा, इसमें करेंगे 7 आएगा, इस 2 में करेंगे तो 14 आएगा, इस 3 में करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। ये 7 है, ठीक है। इस 2 को जब 1 में करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इस तीनों ही 1 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 21 और 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -9, और उसमें 7 और 2 जोड़ेंगे यानी +9 करेंगे, तो -9 + 9 करने पे तो 0 ही आएगा, तो पहला एलिमेंट 0। इस 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो दूसरा एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। 34 को 48 से घटाएंगे तो क्या आएगा, -14 आएगा, और फिर यहाँ पे +14 है तो +14, तो -14 + 14 करने पे भी अगेन 0 ही आएगा, ओके। 12 को 12 से घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। 8 को 24 से घटाएंगे तो -16 आएगा, और यहाँ पे +14 है और यहाँ पे +2 है, तो अल्टीमेटली ये भी टोटल होके 0 ही हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी एलिमेंट भी देख लीजिएगा, सब के सब 0 ही आएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये नल मैट्रिक्स है, तो LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया है, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान है। हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, हमें ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में a स्क्वायर है, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेंगे। a स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 4 -2 -2, ठीक है, 3 -2 4 -2, ठीक है। तो क्या आएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 3 9 -2 4 8, ठीक है। फिर इसके साथ 3 2 -6, -2 को जब -2 से करेंगे तो +4 आएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 3 12, -2 4 -8, अब इसके साथ 4 -2 -8, -2 -2 +4, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास फाइनली 1 -2 4 -4, ठीक है। ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे 1 -2 4 -4 इक्वल टू k टाइम्स a मतलब 3 -2 4 -2, फिर -2i है ना, तो -2i मतलब 1 0 0 1 है ना। तो क्या जाएगा 1 -2 4 -4, के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3k -2k 4k -2k, और ये फिर -2002 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 -2 4 -4, ये दोनों को घटाना है, तो ये जाएगा 3k -2 -2k, क्योंकि 0 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4k होगा, फिर यहाँ पे -2k -2। तो ध्यान से देखिए ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ये वाला एलिमेंट इसका इक्वल होगा, तो 4k इक्वल होगा 4k, तो k की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। जैसे मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में इक्वल करके k की वैल्यू निकाली है, आप किसी भी एलिमेंट को यानी इसको इससे भी जब इक्वल करेंगे तो भी यही आएगी k की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको इसी से करना है, मैं इसको इसलिए इससे इक्वल किया क्योंकि मुझे दिख रहा था 4 से 4 तुरंत कट जाएगा और आसानी से k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन सो दैट I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो इस टोटल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले हम लोग LHS निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं LHS निकालने जा रहा हूँ। LHS क्या है, I प्लस A, I मतलब 1 0 0 1, A मतलब ये वाला मैट्रिक्स, तो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, फिर 0, है ना, यही ना आएगा। फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल क्या आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो यही वाला एलिमेंट आएगा, यानी माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 और 10 अल्फा बाई 2 को ऐड करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 ही आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। LHS मेरा ये आया। पता है LHS सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें RHS सॉल्व करना ही मेन कठिनाई का कारण है। मतलब आपको ये सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, देखिएगा कैसे। RHS है I माइनस एक ब्रैकेट में, तो I मतलब 1 0 0 1, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख के सॉल्व करूँगा। A है मेरा 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2, फिर 0, ठीक है। फिर ये वाला मैट्रिक्स यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, 1 और 0 को घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 आएगा। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 आएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस इसके पास चल जाएगा और ऐड होगा तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 आएगा। 1 और 0 ऐड होके 1 ही आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो देखिए क्या आता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 1 को जब कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये पहला एलिमेंट है। अब इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज माइनस साइन अल्फा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 को जब कॉस अल्फा से करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2, ओके। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले रो को मैंने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस इस 1 को साइन अल्फा में करेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 को जब माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा आएगा, ठीक है। फिर इस 1 को जब कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस अल्फा आएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है इस LHS में जो मैट्रिक्स आया था उसके बराबर नहीं है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है, आपको ऐसा देखने में लगेगा लेकिन एक्चुअली बराबर हैं, ठीक है। कैसे हैं अभी वो पता चल जाएगा, उसकी चिंता न करिए। अब देखिए इस वाले एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, कोई दिक्कत। देखिए अब हमें किसी तरह देखना है या सॉल्व करना है कि ये जो एलिमेंट है ये वाला ये एक्चुअली 1 के होगा इक्वल। कैसे होगा अभी कुछ देर में आपको मालूम चल जाएगा। आप जानते हैं कॉस अल्फा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। सिमिलरली
साइन अल्फा का भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ पे x होगा अल्फा की जगह, तो cos x जो होता है वो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो साइन x होता है वो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो मैं इस cos अल्फा की जगह लिख रहा हूँ cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और इस साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यही आएगा। अब ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से ऐड होके क्या देगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये 1 के इक्वल नहीं हो जाएगा। अरे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल नहीं होता है। आपने क्लास ये तो 10th में ही पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। मतलब क्या है, जब मैंने इस पूरी चीज़ को सॉल्व किया, इस पूरी चीज़ को, तो 1 के इक्वल आया। मतलब इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, है ना। आई बात समझ में? कैसे किया मैं वापस बता देता हूँ। मैंने कॉस अल्फा का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, टेन अल्फा बाई 2 को मैंने साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिखा, साइन अल्फा को मैंने 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिखा, क्योंकि साइन अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा। फिर ये कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कट गया, 2 साइन अल्फा बाई 2 जब साइन अल्फा में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, और ये ऐड होके साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 1 के इक्वल होता है। ऐसा हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ 1 के इक्वल हो गई, तो मैं इस पूरे की जगह 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, साथ में ही आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है ये वाली, नहीं ये वाला एलिमेंट, यही तो है। क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। देखिए कॉस अल्फा बस बाद में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रिवर्स करके तो लिखा है। तो 2 + 3 और 3 + 2 तो एक ही चीज़ होती है। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। तो जो इसकी वैल्यू आई थी वही इसकी भी तो आएगी, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जो बड़ा सा मैट्रिक्स बना था वो इसके जैसा आने लग गया। तो तब तक आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मैं इसको मिटा दूंगा, क्योंकि अब मुझे दिखाना है कि ये चीज़ माइनस टेन अल्फा बाई 2 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को पकड़ूंगा, है ना, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2, इस चीज़ को मैं पकड़ूंगा। ठीक है, अब ये सॉल्व होके ये आने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अब इस बार साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जगह अगर हम लोग ये फॉर्मूले यूज़ करने लगे तो ये फिर सॉल्व नहीं होगा, कठिन हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे आपने कॉस अल्फा साइन अल्फा का ये फॉर्मूला पढ़ा था, उसी वक्त आपने कॉस अल्फा का एक और फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, उसी तरह साइन अल्फा का भी एक फॉर्मूला था 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दो फॉर्मूले आपने क्लास 11th में पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं वो फॉर्मूले यूज़ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, माइनस साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा की जगह मैं यूज़ कर पाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज़ 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई दिस यानी टेन अल्फा बाई 2। ठीक है,
मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट ऐड भी कर पाएंगे। तो 1 + tan स्क्वायर α/2 आएगा। फिर ये -2 tan α/2 प्लस इस tan α/2 को 1 में करेंगे तो tan α/2 आएगा। ठीक है, इस tan α/2 को जब -tan स्क्वायर अल्फा में करेंगे तो -tan³ α/2 आएगा। सही बात है। अब ये -2 tan α/2 प्लस tan α/2 ये ऐड हो जाएंगे ना, क्या आएगा ऐड होने के बाद, आप बता सकते हैं, -tan α/2 आएगा, है ना, माइनस ये tan³ वाला tan³ α/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर α/2। सही है। इन दोनों में आपको माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे tan α/2 भी कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + tan स्क्वायर α/2 बचेगा। ये जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो पहली बात तो सब चीज़ें प्लस में आने वाली है, और tan α/2 कॉमन लिया है तो इस tan α/2 की जगह 1 बचेगा। अब 3 tan α में से मैंने एक tan α बाहर निकाल लिया है तो tan स्क्वायर α/2 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब नीचे वाला यानी 1 + tan स्क्वायर α/2। क्लियरली दिख रहा है आपको, ये से ये कट हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी -tan α/2। मतलब जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो एक्चुअली ये इक्वल आ गया -tan α/2 के। तो मैं इस पूरे के जगह लिख सकता हूँ -tan α/2। कोई दिक्कत? देखिए मैं वापस समझा देता हूँ। साइन अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, मैंने यूज़ कर लिया। कॉस अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, मैंने यूज़ कर लिया। और इंटू tan α/2 था, मैंने इसको रख के सॉल्व किया तो ये मिला। फिर इसमें मैंने -tan α/2 कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा, वो नीचे वाले से कैंसिल होके -tan α/2 दे गया। तो मैं इस पूरे के जगह -tan α/2 लिख सकता हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ वाली चीज़ लिखी हुई है ना वो इसका अपोजिट है, देख सकते हैं आप। माइनस साइन अल्फा तो यहाँ प्लस साइन अल्फा, यहाँ tan α/2 cos अल्फा तो यहाँ -tan α/2 cos अल्फा। अरे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है ना, बस प्लस और माइनस का ही तो डिफरेंस है। तो इस प्लस के जगह यहाँ माइनस है, इस माइनस के जगह यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ का जो आंसर आया था वो भी यहाँ का ही आंसर होगा, लेकिन साइन अपोजिट होगा। कहने का मतलब समझिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, बस साइन में अपोजिट है। साइन अल्फा लेकिन माइनस है तो यहाँ प्लस है। कॉस अल्फा tan α/2 कॉस अल्फा tan α/2, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो जो यहाँ का आंसर आया था वो भी तो यहाँ का ही आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा tan α/2 आगे माइनस, लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट थे तो इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। मानता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें आपको क्लास 11th के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, इसीलिए आपको ये टफ लग रहा होगा। अगर आपको वो फॉर्मूले याद होते तो फिर आपको ये टफ नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, खासकर मैथमेटिक्स में, तो आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो पक्का लर्न होने चाहिए। अगर वो लर्न नहीं हुए तो आपको बहुत दिक्कत होगी इस साल, ठीक है। मैंने उन सारे फॉर्मूलेस के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं ताकि आप उन सारे फॉर्मूलेस को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको दोबारा देख लीजिएगा ताकि और भी अच्छे समझ में आए, क्योंकि इसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में आपको कई बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट भी होगा ना इस क्वेश्चन में तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 that must be invested in two different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and 2000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है पहले उसका मतलब समझ जाइए, ठीक है। अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार और क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आपको उसका कम से कम मतलब तो पता चल सके। मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है
30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं एक ट्रस्ट के पास, इसे 2 जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है, 2 जगह, मतलब 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, 2 बॉन्ड में इसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट दे रहा है। इस पैसे को 2 हिस्सों में अलग अलग जगह लगाया जा रहा है, पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब नहीं पता कि इस 30,000 में कितना रुपया इस 5% वाले में इन्वेस्ट हुआ और कितना रुपया इस वाले में इन्वेस्ट हुआ, लेकिन इतना पता है इस 30,000 में से ही कुछ हिस्सा इसमें और कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है पता करिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके कि कैसे मैं इस 30,000 को डिवाइड करूं तो मेरा इंटरेस्ट जो है एक बार 1800 आए और एक बार 2000 आए, ठीक है। देखिएगा मैं इसके 2 हिस्से इस तरह से कर सकता हूं क्या, एक हिस्सा अगर x हो, एक हिस्सा x हो तो दूसरा हिस्सा 30,000 माइनस x हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं अगर 30 रुपये को 2 लोगों में देना चाहूँ तो एक को अगर 15 दे रहा हूँ तो दूसरे को 30 माइनस 15 दूंगा, दूसरे को 30 माइनस 15 दूंगा, यानी 15 दूंगा, ठीक है। मतलब समझिए जैसे ये 30 रुपये है, मान लीजिए कि मैं किसी को 10 रुपये दे रहा हूँ तो दूसरे को 20 देने पड़ेंगे। 20 कैसे निकला, इस 30 को 10 से घटाकर। उसी तरह अगर मैं एक आदमी को या कहें एक जगह x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो दूसरी जगह 30,000 माइनस x इन्वेस्ट करूँगा ना, तो मैंने x रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया, 30,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मैं इन्वेस्टमेंट एक बार x का कर रहा हूँ, एक बार 30,000 माइनस x का कर रहा हूँ, ठीक है। कितने कितने रेट पर, तो ये 5% है, 5% मतलब 5/100, 7% मतलब 7/100। अरे इन्वेस्टमेंट को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इंटरेस्ट आता है ना। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये रेट है, क्योंकि ये मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। तो इंटरेस्ट का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय रेट का मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट के। और पहली बार में इंटरेस्ट हमें 1800 फाइंड करना है, तो पहली बार का इंटरेस्ट 1800 है। तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो x को 5/100 में करेंगे तो 5/100x प्लस 30,000 को, और 30,000 माइनस x को जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 माइनस x को जब 7/100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 1800 है, ठीक है। तो ये 5x/100 प्लस 7 को जब 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 आएगा, ठीक है। फिर 4 0 डिवाइडेड बाई 100, फिर इस 7 को जब x से करेंगे तो -7x/100 आएगा इक्वल टू 1800, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2100 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो 5x है और 7x है आपस में माइनस होकर 2x/100 दे देंगे, -2x/100 देंगे। मैंने गलती से +2x/100 लिख दिया था। 5x में से 7x घटाएंगे तो -2x आएगा। इस 2100 को उधर भेज देंगे, 1800 माइनस 2100 हो जाएगा ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2x/100 इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 ना, -300 आएगा, 300 नहीं आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 2x को इक्वल टू 300 × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो 5 3 = 15 और फिर 3 0। अरे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना। तो x की वैल्यू 15,000 हुई, x की वैल्यू 15,000 हुई, तो 30,000 माइनस x का क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 15,000, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये भी 15,000 हो जाएगी। तो 2 हिस्से हुए 15,000 और 15,000। जब इन दोनों हिस्से को आप इन दोनों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये नोट कर लीजिए। मैं दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूँ इसी का। अब दूसरे पार्ट में जो इंटरेस्ट बोला है, क्या है कि ये 2,000 मिलना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट 2,000 मिलना चाहिए। फिर से भाई इस x को जब 5/100 में करेंगे तो 5x/100 आएगा, ठीक है। प्लस 30,000 माइनस x को जब 7/100 में करेंगे तो क्या जाएगा,
2100 माइनस 7x/100, सॉल्व तो आप कर सकते हैं, इजगल टू 2000। ठीक है, इसको और इसको जब माइनस करेंगे तो -2x/100 आएगा, इसको उधर ले आके जब माइनस करेंगे तो -100 आएगा, ये से ये कट जाएगा और फिर x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, 5000 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 5000 आएगी, तो इस 30,000 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 25,000। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है 5000 और 25,000 में, ताकि आपको 2000 का टोटल इंटरेस्ट मिले। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन economics बुक्स, their selling prices are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the book will receive from the selling all the books using matrix algebra. कह रहा है एक बुक शॉप है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बुक शॉप है, वहाँ पे 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं। 10 डजन, एक डजन मतलब कितना होता है, मुझे पहले ये बताइए। 1 डजन मतलब होता है 12, है ना, एक डजन मतलब 12। तो कह रहा है 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं, 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं, तो कितने बुक होंगे केमिस्ट्री के? 120 बुक होंगे, 120 बुक केमिस्ट्री के होंगे। फिर कहा है 8 डजन फिजिक्स के हैं, 8 दर्जन फिजिक्स के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 12 8 जा 96, है ना, तो 96 फिजिक्स के बुक हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स के बुक हैं, इकोनॉमिक्स के, तो यानी 120 इकोनॉमिक्स के बुक होंगे। कह रहा है कि मतलब एक का प्राइस, जैसे एक केमिस्ट्री का प्राइस, एक बुक जो है वो केमिस्ट्री की वो 80 रुपये की है, एक बुक फिजिक्स की 60 रुपये की है और एक बुक इकोनॉमिक्स की 40 रुपये की है, एक बुक। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसमें ये सारे बुक्स को रख रहा हूँ 120, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स की मदद लेना है। 96 और 120 ये नंबर ऑफ बुक्स हैं और ये उनके प्राइजेस हैं, 80 60 40। ओके, ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ बुक्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो इस पूरे को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, तो 12 8 जा 96 होता है, फिर आगे 2 0, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54 57 और ये 0 प्लस 12 4 जा 48 और फिर आगे 2 0, तो ये हो जाएगा 68 और 7 15 15 और 6 21 5 9 14 2 16 4 20, तो 20,160 रुपये होंगे, आपका ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैंने किया नहीं है, बुक्स की संख्या मल्टीप्लाई बाई प्राइसेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सिंपल सी बात है। बुक्स को अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, इसमें क्या दिमाग लगाना, बस मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख के सॉल्व करना था, यही क्वेश्चन में बोला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22, बेसिकली ये दोनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21, लेकिन इसमें हमें कुछ एजम्पशंस मानने हैं। कहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बता रहा हूँ मैं क्या क्वेश्चन में कहा है। कह रहा है एक एक्स मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, w का ऑर्डर है n क्रॉस 3, p का ऑर्डर है p क्रॉस k। कह रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड एज, मतलब जैसे
जैसे ये P मैट्रिक्स है, ये Y मैट्रिक्स है, ये W मैट्रिक्स है, ये Y मैट्रिक्स है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि मतलब इन K और N और P की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग। तो P का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस K, तो ये P क्रॉस K का है Y वाला ना, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ P, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ P क्रॉस K। Y किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K, ओके। प्लस W किस ऑर्डर का है, N क्रॉस 3, Y किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस K, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे है A M क्रॉस N, यहाँ पे है B A क्रॉस B, ये दो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, इन दोनों मैट्रिसेस को आप आपस में कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब ये और ये नंबर आपस में इक्वल होते हैं, तब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये N और A जब आपस में इक्वल होते हैं तब आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी इस K की वैल्यू 3 की इक्वल होगी, क्योंकि ये K और 3 आपस में इक्वल होंगे तभी आप P और Y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो K की वैल्यू 3 होगी, ये तो मैं समझ गया। यहाँ पे तो सेम रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए K की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। मेरी बात समझ आ रही है। इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम हो जाए। तो क्लियरली मुझे दिख गया कि K की वैल्यू 3 आएगी। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक नया मैट्रिक्स आएगा। मैं मान लेता हूँ वो मैट्रिक्स होगा Q, ओके। इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो Q होगा। उसका ऑर्डर पता है क्या होता है, P और K, यानी P क्रॉस K, ठीक है। यानी इन दोनों जो ऑर्डर पेयर से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस नए वाले मैट्रिक्स का होगा। प्लस इन दोनों को भी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सपोज कर लीजिए आ जाएगा N आएगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, N और K, यानी N क्रॉस K, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल हो। तो ये K और K तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये P और N आपस में इक्वल होंगे तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो P की वैल्यू मालूम चली N, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर A करेक्ट हमारा हो जाएगा। बात समझिएगा क्या हुआ है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। P का ऑर्डर था P क्रॉस K, Y का ऑर्डर था 3 क्रॉस K, W का ऑर्डर था N क्रॉस 3, Y का ऑर्डर था 3 क्रॉस K। आप इन दोनों मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो। तो इससे मालूम चला कि K की वैल्यू 3 ही होगी, ठीक। और यहाँ पे तो सेम था ही। जब P और Y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, मैंने मान लिया कि वो Q आएगा। और किस ऑर्डर का होगा ये Q, तो वो इस P और K से जो ऑर्डर पेयर बनेगा P क्रॉस K, उस ऑर्डर का होगा। उसी तरह W और Y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए N आएगा और उसका ऑर्डर N और K यानी N क्रॉस K हो जाएगा। और इन दोनों को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर पेयर सेम हो, ठीक है। मतलब P क्रॉस K, तो यहाँ पे भी P क्रॉस K, यानी K और K तो आपस में इक्वल हैं, तो P और N को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा, P और N आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दो मैट्रिसेस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर पेयर सेम हो, क्या कह सकते हैं, उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ n इज इक्वल टू b देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, ठीक है। तो एक बार मैं वापस लिख देता हूँ। x का ऑर्डर था 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर था 3 क्रॉस k, z का ऑर्डर था 2 क्रॉस p, ठीक है। w का ऑर्डर था n क्रॉस 3 और p का ऑर्डर था p क्रॉस k। कह रहा है अगर n और p आपस में इक्वल हैं तो 7x माइनस 5z इस मैट्रिक्स का नया ऑर्डर क्या होगा। जब आप 7x और 5z को घटाएंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, जो x का ऑर्डर होगा वही तो z का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि 7 को x में करेंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। 7 तो एक नंबर है, तो x का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस n माइनस 5, z का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस p, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वही यहाँ पे भी तो होगा। तो p की जगह तो बोला है कि n रखने के लिए, p की जगह बोला है n रखने के लिए, तो मैं इस p की जगह n रख दूंगा। तो जो इन दोनों को घटाएंगे आप
तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसे मैं मान लेता हूँ m होगा, तो वो भी तो 2 क्रॉस n ही का होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आज सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा था, ठीक है, और आखिरी के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, खासकर ये 2 MCQ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग 3rd एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।